कल हमने देखो जो चैप्टर पढ़ा था, कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था बिग चैप्टर हिस्टोरी ऑफ पार्लियामेंट। टुडे आई विल स्टार्ट फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन अब ये देखिए तो फ्रांस तो एक कंट्री हो गई। रिवॉल्यूशन मींस क्या होता है? रिवॉल्यूशन जो होता है उसको हम ये बोलते हैं क्रांति। क्या बोलते हैं? क्रांति, आंदोलन। क्या बोलते हैं? आंदोलन। व्हाट इज रिवॉल्यूशन? रिवॉल्यूशन एक दिन में बनने तैयार नहीं होता। रिवॉल्यूशन के बहुत सारे, जैसे हमारे पास इंडियन रिवॉल्यूशन हुआ था, इंडिया में बहुत सारे रिवॉल्यूशन थे, हुए ना, अलग अलग हुए। एनसीएम हुआ, नॉन कॉमर्स मूवमेंट हुआ, तो उसके बहुत सारे रीजन थे। क्या थे? जो पीजेंट्स थे, जो किसान थे, उनकी अलग डिमांड थी, बिजनेसमैन की अलग डिमांड थी, स्टूडेंट्स की अलग डिमांड थी, जो नए नए युवा थे उनको देश आजाद चाहिए था। तो अलग अलग डिमांड होती है हर चीज के। जब अलग अलग डिमांड होती है वो डिमांड क्या हो जाए, इकट्ठी हो जाए, ठीक है ना। और जो एक साथ जो है वो जो फूट पड़ता है गुस्सा, गवर्नमेंट के खिलाफ, राजा के खिलाफ जो अगेंस्ट जो है तो गुस्सा फूट पड़ता है, एक साथ इकट्ठे होकर के बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती है उसी को क्या बनता है, वो रिवॉल्यूशन बनता है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन देखिए, अगर हम बात करें फ्रेंच रिवॉल्यूशन की, हमारी बुक्स में जो लुइस 1416 से स्टार्ट है, जो लुइस 16 है, लुइस 16 यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन लुइस 15, हाँ, लेकिन इससे पहले क्या है, रीजन तो और भी पहले। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के सबसे पहले देखिए, कोई भी चीज होती है तो उसके रीजन पे जाइए कि ये काम क्यों हुआ। अगर आपको स्टमक है, स्टमक पेन हुआ तो उसका रीजन क्या है। अगर आपने रीजन ढूंढ लिया तो सब कुछ ट्रांसफर हो जाएगा, आपको बीमारी पता लग जाएगा। आप डॉक्टर के पास जाकर डॉक्टर आपकी बीमारी नहीं बता पा रहा, उससे देखा दवाई 4 दिन की और ठीक नहीं कर पाया, तो क्या करेगा, एक टेस्ट करा देगा, उसके बाद करेगा। ऐसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जाएंगे तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले हम आते हैं लुइस 14 पे। इस पे आता है लुइस 14। लुइस 14 जो थे एब्सोल्यूट मोनार्की थी, उनके हाथ में थी, पावर थी उनके हाथ में। निरंकुशता, निरंकुशता कहते हैं निरंकुश लोग किसी की नहीं सुनते हैं, अहंकार वाले जो अपने अपने चलाते हैं। इन्होंने बहुत सारे बैटल लड़े, लड़ाई लड़ी फ्रांस के लिए, फ्रांस के लिए बहुत सारी लड़ाई लड़ी। एक बात ध्यान रखना, बड़ा इजी होता है पाकिस्तान के ऊपर बम फेंक दो, बड़ा इजी होता है चाइनीज से लड़ाई करो, एक मिनट में उड़ा देंगे। लड़ाई करना बड़ा इजी होता है, उसके पीछे का जो वर्क होता है वो बड़ा मुश्किल काम होता है। फॉर एग्जाम्पल, लड़की की शादी होती है तो बड़ा इजी होता है, साल में घूम रहे हैं, जब साल लड़की विदाई होती है तो काम बचता है, ठीक है ना, पेमेंट करने होते हैं, वो टाइप से बड़ा काम होता है। ऐसे यहाँ पे लुइस 14 में बहुत सारी लड़ाई लड़ी। इस लड़ाई के लड़ने से फ्रांस जो है डेब्ट में आ गया, डेब्ट मतलब कर्जे में आ गया। और इतना कर्जा था, इतना कर्जा था, जो बड़ी बड़ी कंपनी से कर्जा लेगा 10%, उस जमाने में 10% इंटरेस्ट था। कितना इंटरेस्ट था? 10% इंटरेस्ट उस जमाने में। तो कितना जो है बहुत सारा पैसा कर्जे में डाला। लुइस 14 है, इन्होंने अपनी चलाई और लड़ाई लड़ी फ्रांस के लिए। अमेरिका को आजाद कराने में इतना हाथ था, क्यों? इन्होंने कहा अमेरिका में लड़ते हैं, अमेरिका को आजाद कराना। ये क्या बात हुई? अरे अमेरिका अपना आजाद हो जाएगा, तुम लड़ लो, उससे खर्चा तो हमारा भी होगा ना, सोल्जर हमारे मरेंगे, हथियार हमारे जाएंगे, गोलियां खर्च होगी, होगी नहीं होगी, सैलरी देनी पड़ती है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, महंगाई बढ़ती रही। उसके बाद क्या है, लुइस 15, ये भी ऐसे सेम टू सेम, ठीक है ना। तो लुइस 15 ने भी ये काम किया, लड़ाई लड़ी, अमेरिका को पैसे करते रहेगा। जब तक लुइस 16 आया उनके, तब तक फ्रांस जो है ये हैवी डेब्ट में चला गया था। ये चला गया था हैवी डेब्ट में, भारी कर्जा, इतना कर्जा हो गया, अब कर्जा हो रहा है, ठीक है ना। कर्जे के साथ साथ ये देखिए लड़ाई कब पूरी की है, ये जो है ये फील्ड है 1789 टू 1799 तक, 10 साल का टाइम पीरियड था, 10 इयर्स का। ये फ्रांस में बिल्कुल बड़ा तगड़ा रिवॉल्यूशन लेके आया और इसी के बेस पे सारा रिवॉल्यूशन हुए। फिर अकॉर्डिंग टू फ्रांस रिवॉल्यूशन मेन जो है फ्रांस रिवॉल्यूशन को रखा गया, इसमें एक फोकस रखा गया जिसमें फ्रांस रिवॉल्यूशन हुआ तो हर कंट्री में, रशिया में वगैरह सब जगह चलता रहा, तो फ्रांस को फोकस किया गया कि फ्रांस में जैसे हुआ। तो हैवी
डेट जब हो गया तो हैवी डेट कर्जे में आ गया। और कर्जे क्या था, कर्जे में देखिए अब ये कर्जा बढ़ गया। अब कर्जा बढ़ गया, लुईस 16 के साथ एक कंडीशन होती। इनकी जो राजकुमारी क्वीन थी, इनकी रानी जो थी वो कौन थी, वो राजकुमारी ऑफ ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया यानी ऑस्ट्रिया वाला कंट्री है, ऑस्ट्रिया वाला कंट्री है, ठीक है ना, यहाँ की राजकुमारी थी। और ये क्या थी, बैड एडवाइजर। ये सारी सलाह अपनी वाइफ से देते तो ये बैड एडवाइजर कहते हैं इसका नाम, इतिहास में कहते हैं बैड एडवाइजर। सारी की सारी गलत वो दे देती है। इनकी हिम्मत ये नहीं हुई कि मैं जो हूँ किसी चीज को, देखिए एक बात ध्यान रखना, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अंगूठे में मेरे घाव हो गया तो डॉक्टर कहता है अंगूठा कटेगा तभी आपको जाके सेफ्टी नहीं होगा, बचा लो। नहीं सर मैं अंगूठा नहीं कटवा सकता, अगर नहीं कटवाएंगे तो ध्यान रखना। तो डिसीजन लेने वाला पावरफुल होना चाहिए। जो डिसीजन पावरफुल लेता है फिर कंट्री में हाहाकार मचता है। नाउ यू आर सीइंग दैट टाइम, इस टाइम देख रहे हैं ना हाहाकार मचा होता है, ठीक है ना। तो जो डिसीजन लेने वाला होता है ना कंट्री में, जो होता है एक बार तो होता है पर्सन तो वो, लेकिन ये बैड होते और ये क्या होते हैं, जो लुईस 16 थे ये बढ़िया राजा थे, मौज मस्ती वाले। इन्होंने पेरिस से बहुत दूर जो है वर्सलाइस में एक महल बना था, बहुत उसे कह सकते हैं सपनों का घर। आपके सपनों में बहुत तगड़ा, बहुत बड़े बड़े लोग थे, वो थे ये क्या छुट्टियाँ भी बिताते थे। तो इनका जो है पब्लिक से, किसानों से मीटिंग नहीं थी, ठीक है ना। अब मान लिया मैं समझ लीजिए मैं एसएससी में जरूर मैं सारी की सारी सुन के चल जाऊँ, जिसमें को क्लास समझ लो चेक कर लो दुनिया को, तो मैं तो आपसे जुड़ा नहीं हूँ ना। आपकी जो प्रॉब्लम हुई सारी पावर मैंने किसको दे दी, इनको दे दी। तो इन्होंने पावर डिस्ट्रीब्यूट रखी थी, जो नोबल्स थे, क्लैरिटी मैन थे, उन्हीं का हाथ में पावर थी, अपनी मनमर्जी से कर रहे थे। तो ये सारा टाइम बढ़ता गया, बैड एडवाइजर देते रहे और उनके लोगों से संपर्क कर गया। क्या हो गया, लोगों से संपर्क कर गया। और मेन बात क्या थी, हैवी डेट भी। और उसी टाइम पे 89 के आसपास 90 में एक हार्श विंटर हुआ। ये हार्श विंटर भी कहते हैं इसे। ये हार्श विंटर इतनी कड़ाके सर्दी पड़ी, इतनी कड़ाके ठंड पड़ी कि फसल खराब हो गई सारी, ठीक है ना। फेमाइन आ गया, भूखमरी फैल गई। जब भूखमरी फैल गई सारी घर चारों तरफ भूख गए तो किसान जो है वो गए। अब इसके पहले तो ये किसान जो है हार्श विंटर को हम बाद में लेके जाएंगे, इस टॉपिक पे यहाँ रखते हैं। लुईस 14 की लड़ाई लड़ी, उसको कर्जे में डाल दिया। अब ये कर्जा, जब कर्जा उतारना तो क्या होगा, टैक्स बढ़ेगा। तो इन्होंने टैक्स बढ़ाया। अब टैक्स बढ़ाए, अब वो आता है रीजन ऑफ ड्यूरेशन। क्या रीजन थे, तो रीजन देखें कौन कौन से थे। फर्स्ट रीजन था हमारे पास कौन सा होगा, पॉलिटिकल रीजन। कौन सा था, पॉलिटिकल रीजन। पॉलिटिकल रीजन में एक तो एक काम था लुईस 14, 15, 16 का, इन्होंने लड़ाइयां ली और कर्जे में डुबो दिया। पॉलिटिकल रीजन। सेकंड थिंग कौन सा था, ठीक है ना, ये तो पॉलिटिकल रीजन हो गया। नंबर 2 आया हमारे पास सोशल रीजन। सोशल रीजन में क्या आया, अभी जो है 3 पार्ट में डिवाइड थे। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में इनकी जो पॉपुलेशन थी वो 1 to 2 लाख थी ओनली उस टाइम पे। और जो है इसमें क्लैगरी वाला जो चर्च के बिशप फादर जो आते हैं, बिशप वगैरह जो होते हैं, चर्च के जो फादर होते हैं वो आते थे। और इनके पास पूरे फ्रांस की कम से कम 10% लैंड इनके पास थी। कितने परसेंट लैंड थी, 10%, ठीक है ना। दूसरा आता है सेकंड स्टेट में कौन थे, नोबल थे। नोबल मतलब जो अच्छी पोजीशन में होते हैं, सामंतवादी लोग होते हैं, जमींदार लोग टाइप से होते हैं, ठीक है ना। इनकी पॉपुलेशन कितनी थी, 1 to 2 लाख थी। और इनके पास नियर अबाउट 30 to 40% लैंड इनके पास थी, बाकी सब अलग के पास थे, ठीक है ना। इसमें थर्ड स्टेट में कौन आते थे, इसमें आते थे लेबर, पीजेंट किसान, तो पीजेंट थे, लॉयर आते थे, टीचर आते थे, टीचर हो गया, ठीक है ना। ये जो आपके लोहार मजदूर वगैरह होते हैं ना, ये कारपेंटर वगैरह, ये सब बाकी सब ग्रुप में मतलब ये 2 मेन ग्रुप थे। अब क्या करते हैं ये लोग, ना के बराबर टैक्स देते थे, ये टैक्स देते थे बहुत, ना के बराबर कभी देते नहीं थे। सारा टैक्स के ऊपर आ गया, खाली स्टाइल के ऊपर। इन्होंने कहा यार सबके लिए प्रोग्राम, जमीन इनके पास, सब कुछ इनके पास, सारा टैक्स बढ़ रहा है, हम क्यों टैक्स, ठीक है ना। इनके अंदर गुस्सा फूट पड़ा। चलो चलते हैं पर पेरिस में चलते हैं। ये पेरिस में पहुंच गए, वहां झगड़ा हुआ, घेर दिया उसको राजा को,
ठीक है ना, V60 ये एक सुपरविजन बना। तो इन्होंने सारे जो है हम अपनी टैक्स लिखते हैं तो हम टैक्स लिखते हैं ये भी लिखते हैं। अब कंडीशन होती है और टिक समझे गए, इसमें भी जो लोअर कैटेगरी के थे कुछ कैटेगरी में वो इनके साथ हो गए, कुछ इसमें से भी जो कहते हैं यार गलती तो इनकी क्या है, बेचारे सारा टैक्स तो ये दे रहे हैं, मजदूरी भी ये कर रहे हैं, तो इनके साथ हो गए हो गए। तो ये जो चीज़ें थी, तो थर्ड स्टेट कहाँ पहुँचा, पेरिस। गुस्सा फूट गया, क्या कहते हैं महंगाई बढ़ गई है, भुखमरी फैल रही है, टैक्स का लोड ज़्यादा है, गुस्सा आ गया, चलो पेरिस को घिराव करते हैं। पेरिस को घिराव कर चलते हैं यहाँ से, अभी हम ये रास्ते में चलते हैं, अभी रोक देते हैं। नेक्स्ट थर्ड पार्ट था इकोनॉमिक रीजन। क्या था इकोनॉमिक रीजन? ये था कि इन्होंने कंपनी से पैसा ले रखा था 10%। देखिए अब ध्यान रखना पैसा कैसे खर्च होता है। लोग तो बड़ा इजी होते हैं, टैक्स भर रहा है, लोगों को टैक्स भरना दिखता है कि हाँ टैक्स बढ़ा दे, सरकार ने टैक्स बढ़ा दे, महंगाई बढ़ा दी, महंगाई बढ़ने के पीछे रीजन होते हैं, और रीजन जनता अगर समझे तो सारा कुछ क्लियर हो जाता है। एक तो हम टैक्स नहीं देते, दूसरी कंडीशन क्या कंडीशन आती है, देखिए टैक्स कैसे बढ़ता है। इकोनॉमिक कंडीशंस में जो पैलेस और कॉन्सुलाइज था उसके जो है मेंटेनेंस में खर्चा ही बहुत होता है। भाई साल भर पेंट कराना है, उसको मेंटेन करना है, तो खर्चा बहुत सारा करना है। सेकंड थिंग, उसको जो मेंटेन करने वाला सैलरी, गवर्नमेंट सर्वेंट जो है उसको सैलरी देनी, सबको सैलरी देनी पड़ती है, तो सबको सैलरी देने के लिए पैसा जा रहा है, सोल्जर्स को देने के लिए पैसा जा रहा है, तो जो पैसा जा रहा है और प्लस कहाँ जा रहा है, कर्जे में जा रहा है पैसा, तो पैसे की पूर्ति कहाँ से होगी, टैक्स बढ़ा के होगी। वही गवर्नमेंट का पैसा अपने पास नहीं होता, गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स बढ़ाती है, फिर वही चीज रीजन तो होती है। तो इकोनॉमिक कंडीशन में क्या हुआ, जब डेब्ट बढ़ गया, कर्जे बढ़ गए, इन्होंने क्या किया, टैक्स बढ़ाया। नंबर 4 इंटेलेक्चुअल रीजन क्या होता है? इंटेलेक्चुअल रीजन क्या होता है? पब्लिक सोई रहती है, पब्लिक को सोने से लगाने के लिए कुछ नेता लोग आते हैं सामने, कुछ पोएट आते हैं, सुनाते हैं, वो कहते हैं ऐसे नहीं ऐसे काम चलेगा, बाहर आइए निकलिए, है ना। किसान आंदोलन कर रहे हैं तो किसान आंदोलन के पीछे कौन है, नेता है ना, तो नेता तो बात करते हैं, किसान तो नहीं करते बात, तो नेता लोग बात करने जाते हैं सरकार से, तो वो जो है इंटेलेक्चुअल जो फीलिंग्स होती है, नहीं ऐसा है, वो भड़काते हैं, सिखाते हैं, कुछ भी करते हैं। तो ये 4 रीजन कौन थे, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के 4 रीजन थे। नंबर 1 पॉलिटिकल रीजन क्या था, 3 राजा हुए, लड़ाइयाँ लड़ी, डेब्ट में आ गया। सेकंड सोशल रीजन, ठीक है ना, 1 2 3 पार्ट में बटा हुआ है। अभी क्या करते हैं, इकोनॉमिक चल दिया। चौथा क्या था, इंटेलेक्चुअल रीजन हो गया। बात समझ में आ गई। अब जो ये थर्ड स्टेट था, ये पहुंचता है पेरिस में। पेरिस में पहुंच गया, फ्रांस की कैपिटल में पहुंच गया। राजो घेर लिया, राजस्थान क्या हो जाएगा, आग बुला ली गई, सबको घेर लिया। उन्होंने कहा ये ठीक है, हम लड़ाई लड़ते हैं, ठीक है ना, लड़ाई नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा मीटिंग करते हैं, मीटिंग कर ली है, मीटिंग कर लो, मीटिंग करने लगे। अब देखिए कंडीशन क्या है, इनके 300 मेंबर हैं, इनके 600 मेंबर हैं। अगर पिक्चर देखेंगे आप एनसीईआरटी में तो क्या है, एक वोट दे रखी है, एक हॉल में मीटिंग हो रही है। यानी अगर आप देखें तो 300 600 हो गए ना, 300 इनके हो गए, 300 इनके 600 इनके हो गए। लेकिन राजा ने क्या किया, इन 300 को एक वोट माना, यानी एक वोट इसकी, एक वोट इसकी और एक वोट इसकी, कुल टोटल 3 वोट माना। कितनी वोट माना, 3 वोट। तो यानी कितने हो गए, एक वोट ये, एक वोट ये, एक वोट ये, यानी तुम्हारी शक्ति कितनी है, 1 वोट। सेकंड स्टेट कितनी है, 1 वोट, 1 वोट। तो ये क्या हुए, ये दोनों मिल गए, दोनों मिल गए तो 2 वोट हो गए। 3 में से 2 वोट किनको मिल गए, इनको मिल गए जो राजा के साथ थे, जिनको ऐसा वाली जिंदगी मिल रही थी। ये कहने के नहीं ऐसा नहीं होगा, हमारे आप पर्टिकुलर सिंगल इंडिविजुअल वोट मानिए, आप 300 वोट इनकी माने, 300 वोट इनकी माने, 600 हमारे माने। उससे क्या होगा, जो इंटरनल सपोर्ट कर रहे हैं वो भी हमारे पास आ जाएंगे नहीं आएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, 1 वोट इनकी है, 1 वोट इनकी है, 1 वोट तुम्हारी है। तो कुल टोटल कितनी वोट हुई, 3 वोट हुई। राजा ने कहा 3 वोट है, 3 में से 2 तो राजा जीत गया। फिर राजा ने कहा मेरा वोट का मिलेगा, इन्होंने कहा नहीं हम ये काम नहीं करेंगे, और ये पेरिस से पहुंच गए। पेरिस में जाकर के इन्होंने एक वहां पे हाँ टेनिस कोर्ट में पहुंचे, और टेनिस कोर्ट में गए, और टेनिस कोर्ट सारे इकट्ठे होकर वहां पे ओथ की शपथ ली, और अपने आप को क्या बना दिया, नेशनल असेंबली बना दिया। क्या बना दिया, नेशनल असेंबली। जब ये नेशनल असेंबली बन गई, वहां से एक और था, वो कौन सी जेल है, वो देखना जेल का नाम पढ़िए, ये जेल की नजर है, हाँ बेस्टाइल।
बैस्टाइल जेल पहुंच गए। बैस्टाइल एक किला था, जेल टाइप से ना, जेल में, उसमें राजा क्या करता था, जिसको राजा को गुस्सा उसको जेल में डालता, उसको हंटर लगते थे, मतलब चोट पहुंचाते थे। इन्होंने जितने भी ये आंदोलनकारी थे, इन्होंने जेल की दीवार से तोड़ दी, एक एक ईंट उखाड़ दी, वहां से हथियार लूट लिए, ठीक है ना, हथियार क्या हुए, लूट लिए। राजा नाम आगे वर्सलाइज पैलेस में आ गए, ठीक है ना, अब आगे वर्सलाइज पैलेस, यहाँ से क्रांति स्टार्ट हो गई। ये क्लियर हो गया? यहाँ तो कोई दिक्कत है? यहाँ तो कोई दिक्कत है? आज के लिए इतना ही है। जब क्रांति स्टार्ट हो गई है, ये गांव पहुंच गए हैं, इन्होंने टेनिस कोर्ट में शपथ ले ली है कि हम अपने आप क्या करते हैं, एक नेशनल असेंबली घोषित करते हैं अपने आप। अब जो है सबके लिए एक रूल होगा, डेमोक्रेसी आएगी, कोई भी मोनार्की नहीं रहेगी। बात समझ आ गई? यहाँ तक करना है इसके लिए आगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।